ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मैं हूं पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम 19 अगस्त के सभी करंट अफेयर को यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखिए, रिलैक्स होकर आराम से वॉच कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। एक एक करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक बने रहिए। क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। देखिए, द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज दैम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। यहां पर पूछा गया है कि पुस्तक को लॉन्च किसने किया है। तो यह है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और बुक को लिखा किसने? तो बुक को दो लोगों ने मिलकर लिखा है। एक है डॉक्टर अम्बरीश मित्तल और एक है मिस्टर शिवम विज। इन दो लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है और इसे लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आप कमेंट कीजिएगा कि केंद्र में ये कौन सी मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, कमेंट कीजिएगा। ओके, देखिए, द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम, इस बुक की बात करें तो भारत में जो मोटापे की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आपने देखा होगा इंडिया में एक तो डायबिटीज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। अगर हम डिसीज की बात करते हैं तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज के मामले में इंडिया सेकंड प्लेस पर आता है। ओके, और मोटापा इसके लिए एक बहुत बड़ा कारण है। अब इससे बचने के लिए, है ना, जो मोटापे की समस्या है इससे बचने के लिए क्या साइंटिफिकली चीजों को यूज किया जा सकता है, किन गाइडेंस को फॉलो किया जा सकता है, इन सभी के बारे में इस बुक में बताया गया है। डॉक्टर अमरीश मित्तल और शिवम विच के द्वारा इस बुक को संयुक्त रूप से लिखा गया है। देखिए, यहां पर हम डॉक्टर अमरीश मित्तल की बात हमें करना चाहिए क्योंकि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2015 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। एक इंडियन डॉक्टर है, बहुत ही फेमस, अमरीश मित्तल। एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज में स्पेशलाइजेशन है इनका। जो साइंस के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, उसके लिए इन्हें पद्म भूषण से 2015 में सम्मानित किया गया था। और इनके अलावा जो सेकंड व्यक्ति है शिवम विज, इनकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक ऑथर हैं। तो दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है और बुक का नाम है द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग एंड हाउ टू यूज देम। ओके, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिर हम देखेंगे कि सुर्खियों में क्यों है। क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सुर्खियों में है तो हमको इसकी बात करनी पड़ेगी। इसका हेडक्वार्टर हमको देखने को मिलता है नीदरलैंड के द हेग में। देखिए, संस्था क्या है, आपको नाम अगर आप इसका देखेंगे ना, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के नाम से ये जाना जाता है। वर्ल्ड के देशों के मध्य में जो डिस्प्यूट होते हैं किसी भी मुद्दे पर, उनको मध्यस्थता के द्वारा ये सॉल्व करने का काम करता है। हालांकि इंडिया भी परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन का मेंबर है। अभी हुआ यह है कि पाकिस्तान चला गया था इस कोर्ट में, परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन में। पाकिस्तान 2022 में इसमें गया था वैसे, और पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया था और यहां पर एक पिटिशन, जैसे पिटिशन फाइल करते हैं ना न्यायालय में, उस तरीके से पिटिशन लगाई कि भारत अपने यहां पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब सिंधु और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उन पर इंडिया डैम बना रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इंडिया निर्माण कर रहा है। अब इसमें हो ये रहा है कि पाकिस्तान के हिस्से का जो पानी है वो पाकिस्तान तक नहीं पहुंच पा रहा। ये कहना था किसका? पाकिस्तान का। कहां पर? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। ठीक है, अब हुआ ये कि पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान का आरोप आपको समझ में आ गया। इसने कहा था कि इंडिया जो प्लांट्स बना रहा है ना सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर, वो जो डिजाइन है वो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ है, पाकिस्तान का ये कहना था। तो इसने इंडिया के जो प्रोजेक्ट है ना उसको अपोज किया था, यहां पर जाकर इसका विरोध किया था। अब यहां पर जो ये न्यायालय है, मध्यस्थता न्यायालय, इसने पाकिस्तान के पक्ष को सही माना और इसने भारत को आदेश दिया कि भैया आप इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी, इसके नियमों के अकॉर्डिंग ही आप चलो और इनके नियमों का पालन करो। किसने आदेश दिया?
पीसीए ने, है ना, जो मध्यस्थता न्यायालय है, उसने आदेश दिया। अब इंडिया ने बोला कि देखो भैया ऐसा है कि इंडस वाटर ट्रीटी, पहली चीज तो हम सस्पेंड कर चुके हैं, तो आपके ये जो आप जो फैसला दे रहे हो ना इंडिया के खिलाफ, हम इसको खारिज करते हैं। तो इंडिया ने पीसीए के इस जो डिसीजन है उसको खारिज कर दिया। और दूसरी चीज ये कही कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुई थी ना, वैसे तो हम इसको खारिज कर चुके हैं, हम इसे रद्द कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर कोई ऐसा लग रहा है, आपके दिल में कोई बेचैनी है, तो ये चीज सुनो कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 को भी हम माने, तो भी दो देशों के मध्य में, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में मध्यस्थता से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, और ज्यादा हुआ तो वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर कर सकता है, वर्ल्ड बैंक की निगरानी में हम कोई फैसला ले सकते हैं। यहां पर आपकी तो कोई बात ही नहीं, है ना। इंडिया ने कहा कि भाई आप जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो आप डिसीजन दे रहे हो ना, तो आप अपने डिसीजन को रखो अपने पास, ठीक है। तो इंडिया ने खारिज कर दिया इसके डिसीजन को। पहली चीज तो ये कि हम 1960 की ट्रीटी से चलना भी होगा तो उससे चलेंगे, और दूसरी चीज कि 2025 में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है, तो अब आप बीच में तो पड़ो ही मत, है ना। तो ठीक है, अब जो भी है, ये इन्होंने फैसला कुछ दिया था, यहाँ जो बैठे हैं इंडिया के खिलाफ फैसला दिया था, पर इंडिया ने इसे खारिज कर दिया है। इसीलिए अब यहाँ पर अब नेशनली ग्लोबली परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बेइज्जती भी आप मानो तो इंडिया ने की है, ठीक है, कि हम आपके फैसले को मानेंगे नहीं। वैसे हम आपके मेंबर हैं, फैसलों को मानते हैं, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के केस में, क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपके जुरिडिक्शन में ये मामला नहीं आता, तो आप तो फैसला इस पर दो ही मत। ये किसने कहा? इंडिया ने, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मुद्दा क्या है। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ग्लोबली और नेशनली भी काफी सुर्खियों में था। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हेग पीस कॉन्फ्रेंस में से अपनाया गया था 1899 में। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में देखने को मिलता है। इसके फैसले के खिलाफ इंडिया ने फैसला ही खारिज कर दिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का। आगे आइए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको पता है रिसेंटली राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने आरोप लगाया था वोट चोरी का, है ना। काफी इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी दिनों से मामला चल भी रहा है। अब हुआ ये कि जब राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, वोट चोरी का आरोप लगाया, तो 10 दिन के बाद नेशनल इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिए हैं कि जो भी वोट चोरी के उन पर आरोप थे उसका जवाब दिया। अब यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, राहुल गांधी और उनकी जो अदर पार्टियां हैं, कांग्रेस और उनकी पार्टियां, उन्होंने कहा है कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, हमारे मुद्दों का जवाब नहीं दिया, तो हम इनके खिलाफ लेकर आएंगे इम्पीचमेंट, इनको हटाने के लिए पार्लियामेंट में। तो इसीलिए अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सुर्खियों में चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि भाई अगर इंडिया अलायंस कह रहा है कि उनको हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक्चुअल में हटाया कैसे जा सकता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो आपको पता है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनका जो पद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का जो प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, जो कि बहुत ही टफ प्रोसीजर है। देखिए, इंडिया अलायंस भले ही कह रहा हो कि हम हटाने के लिए इम्पीचमेंट लाएंगे, पर यह बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है, आपको भी पता होना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए भी आज तक इम्पीचमेंट एक आध बार लाया गया, लेकिन कभी पास ही नहीं हुआ, और इतनी टफ प्रोसीजर है कि लाया ही नहीं जाता। अभी एक जज जो कि करप्शन के चार्जेस में फंसे, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में लाने के लिए अप्रूवल दिया गया, तो वो भी अभी आया नहीं। तो बहुत टफ प्रोसीजर है ये, मतलब बहुत मुश्किल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ी टफ है। अगर हम देखें कैसी है तो देखेंगे, ठीक है। राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए हम इम्पीचमेंट मोशन लेकर आएंगे पार्लियामेंट में। देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक के जो प्रावधान है ना, वो निर्वाचन से संबंधित है, इलेक्शन से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 324
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करता है, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 मिलकर ये पूरी बॉडी बन जाती है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। पहली बार भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को। अब देखिए, जो पद है ना, जो टेन्योर है, अगर हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात करते हैं, तो इनका टेन्योर 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा ये खत्म हो जाता है, या तो 6 वर्ष रहेंगे या रिटायरमेंट की 65 साल की एज तक अपने पद को होल्ड करेंगे, और री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, अलाउड नहीं किया जाता। अब देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन भी ऐसी कोई हार्ड नहीं मांगी जाती। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सेक्रेटरी रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर इसके बराबर का कोई पोस्ट कभी होल्ड किया हो या होल्ड कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसे इलेक्शन कराने और मैनेज कराने के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तो ऐसे व्यक्ति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अदर निर्वाचन आयुक्त है उनमें नियुक्त किया जा सकता है। अगर मुख्य निर्वाचन, देखिए यहां पर एक और चीज को याद रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, केवल उनका पद होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, तो उनको हटाने के लिए उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए फॉलो की जाती। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, वो पद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर नहीं होता, इसीलिए उनको हटाने की प्रोसीजर अलग होती है। बात करेंगे कैसी होती है। अब यहां पर यह चीज है कि तीनों की जो पावर्स है ना, वो सेम ही, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या 2 अदर हो, पावर्स एक जैसी होती, पर फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऊपर माना जाता। अब देखिए, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उनको हटाने के लिए जो प्रोसीजर है, पहले नियुक्ति के लिए जो कमेटी है ना, 3 मेंबर की एक कमेटी होती है जो नाम रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को। कमेटी के 3 मेंबर में एक होते हैं पीएम चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि पीएम के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये 3 मेंबर मिलकर 3 मेंबर की कमेटी किसी नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजती है, और प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में ऐसा बिल लाना पड़ेगा कि हमको हटाना है, ठीक है। अब वो जो बिल है ना, वो पार्लियामेंट की टोटल मेंबर की मेजोरिटी और इसके अलावा 2/3 मेजोरिटी जो कि वोट देती है, ये दोनों के थ्रू पास होना चाहिए। सर ये समझ नहीं आया। देखो क्या होता है, एक तो है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 मेजोरिटी, लेकिन किसकी, जो वोट कर रहे हैं या उस दिन प्रेजेंट है। अब मान लो कि 300 लोग ही वोटिंग के दिन आए थे, लोकसभा ले लो, अब 300 में से 200 वोट डल गए हटाने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो ये 2/3 हो गया क्या, वोट करने वालों का, बिल्कुल हो गया। लेकिन उस केस में क्या लोकसभा की मेजोरिटी मिल गई, क्या नहीं मिली, क्योंकि लोकसभा में 543 सीटें वर्तमान में, और मेजोरिटी अगर हम देखें तो 272 पे मिलेगी, तब उस केस में मेजोरिटी पूरी नहीं हो रही। इसीलिए मेजोरिटी चाहिए टोटल मेंबरशिप की भी, और 2/3 मेजोरिटी चाहिए जो वोट कर रहा है प्रेजेंट है उसकी भी। दोनों जब यहां पर क्राइटेरिया पार हो जाएंगे, तो फिर प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते, और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन पर ही हटा सकते। उनको हटाने की प्रोसीजर थोड़ी सिंपल है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए थोड़ी मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर पद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाएंगे वैसी ही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा और आप समझ पाए होंगे पूरी प्रोसीजर को। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए एसएससी CHSL का स्पेशल पैकेज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं केवल 49 रुपीज में। काफी अफोर्डेबल प्राइस दे। CHSL के लिए आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। आपको टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, 11,000 जीएस के 11,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। आप टेस्ट लगा पाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो पेपर से उनको भी यहाँ पर एनालिसिस किया गया है, PYQs को, मैराथन की PDF मिल जाएगी। तो काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको SSC CHSL के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए।
तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का ऑफिशियली मैस्कॉट क्या है? किसकी बात की जा रही है? पुरुष एशिया हॉकी कप 2025। ये बिहार में आयोजित किया जाएगा 2025 में, और इसका मैस्कॉट घोषित किया गया है जिसका नाम है चांद। ठीक है, देखिए बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। इन्होंने मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का लोगो और मैस्कॉट दोनों जारी किया है। जब आप इसका मैस्कॉट देखेंगे ना, तो इसको चांद नाम दिया गया है। एक बाघ या टाइगर का एक प्रेरित करके इसको बनाया गया है, टाइगर की प्रतिकृति, इसको नाम दिया गया है चांद। और ये जो चांद नाम दिया गया है, मेजर ध्यानचंद्र के नाम से प्रेरित होकर नाम रखा गया। मेजर ध्यानचंद्र से यहां से आया है चांद। ठीक है, अब देखिए मेजर ध्यानचंद्र की अगर हम कैजुअली बात करें तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से वैसे भारत के एक हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। हॉकी के विजार्ड, मैजिशियन के नाम से इनको पुकारा जाता था। ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली जो हॉकी टीम है उसके मेंबर रहे हैं मेजर ध्यानचंद। 1928, 1932, 1936, 1956 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है मेजर ध्यानचंद। इनका जो जन्म जयंती आती है 29 अगस्त को, उस दिन भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पर भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ओके, क्वेश्चन हमारा मैस्कॉट से था, तो मैस्कॉट का नाम है चांद, और ये जो नाम आया है ये एक बाघ से प्रेरित होकर एक कैरेक्टर को दिया गया है। ठीक है ना, और नाम प्रेरित है मेजर ध्यानचंद्र के नाम से। जो प्रतियोगिता है मेंस एशिया हॉकी कप 2025 आयोजन किया जाएगा बिहार के राजगीर में। 12th एडिशन है 2025 में। 27 अगस्त से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाने वाला है। इस महीने के एंड में शुरू होगा और 8 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। इसके पहले जो देखिए मेंस एशिया हॉकी कप, एशिया में मेंस के लिए हॉकी टूर्नामेंट, ये FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड माना जाता है। शुरुआत की गई थी मेंस एशिया हॉकी कप की 1982 में, और ऑर्गेनाइज कौन कराता है? एशियन हॉकी फेडरेशन। 2025 में बिहार में होगा। इसके पहले 2022 में इसका आयोजन किया गया था इंडोनेशिया के जकार्ता में। तब वहां पर विनर रहा था साउथ कोरिया, गोल्ड मेडल। रनर अप रहा था सेकेंड प्लेस पर मलेशिया, सिल्वर मेडल। और तीसरे पर रहा इंडिया ब्रॉन्ज मेडल के साथ 2022 में एशियन गेम्स। ठीक है, आगे आ जाएं। पहले विश्व ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहां किया गया था या कहां किया गया? तो पहले वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स, इनका आयोजन किया गया है चीन के बीजिंग में। चीन ही कर सकता है ऐसे काम। अच्छा, ह्यूमनाइड रोबोट समझते क्या होता है? जो ह्यूमन की तरह बनाए जाते हैं। मतलब रोबोट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए तो वो भी एक रोबोट है, सही है ना? तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कोई छोटा रोबोट अगर कोई किसी जानवर के फॉर्म में है तो वो उस तरीके का। ये ह्यूमनाइड रोबोट की बात की जा रही है ना, जिस रोबोट मतलब जो आदमी के स्ट्रक्चर जैसे बनाए जाते हैं और फिर वो काम करते हैं, तो ये ह्यूमनाइड रोबोट है। वर्ल्ड की पहली वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स का आयोजन किया गया चीन के बीजिंग में। मतलब यहां पर गेम्स कौन खेलेगा? रोबोट खेलेंगे, ये इंसानों जैसे, है ना, इंसानों जैसे इनको बनाया गया। तो चीन के बीजिंग में इसका आयोजन किया गया था। 26 इवेंट अलग अलग आयोजित किए गए और 280 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। 280 रोबोट की टीम्स थी, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, रोबोटिक्स के सेक्टर में इस सेक्टर को बढ़ावा देना इस गेम्स को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, ताकि रोबोट्स को और ज्यादा एडवांस बनाया जा सके। चाइना मीडिया ग्रुप और बीजिंग म्यूनिसिपल पीपल्स गवर्नमेंट और कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसका आयोजन किया। तो देखिए अब यहाँ पर मेडल टेली विनर ये सब तो चाहिए नहीं, केवल ऐसे गेम्स हैं केवल। तो फर्स्ट वर्ल्ड ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स का आयोजन चीन में किया गया। इसमें देखिए रनिंग, मतलब रोबोट दौड़ लगा रहे हैं, लॉन्ग जंप, फुटबॉल, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, ऐसे खेलों का आयोजन किया गया था। यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो बॉक्सिंग चल रही है ना। तो और इसके अलावा भी छोटे मोटे जो कैजुअल वर्क होते हैं ना, उनकी भी ट्रेनिंग देखी गई। जैसे
क्लीनिंग कैसे करते हैं, एक जगह से सामान उठाकर दूसरी जगह पर कैसे रखते हैं, इन सभी गेम्स का यहाँ पर आयोजन किया। पहला ह्यूमनाइड रोबोट गेम्स चीन के बीजिंग में आयोजित किए गए। यह है ह्यूमनाइड रोबोट जो कि इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की बात करें तो हर साल मनाया जाता है 19 अगस्त को। पूरे वर्ल्ड में लोगों के मध्य में मानवीय कार्यों को बढ़ावा देना, मानवता, ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना, है ना, जो दयाशीलता होती है, जो ह्यूमैनिटी होती है, मानवीय कार्य होते हैं, उनको बढ़ावा देना और ऐसे कार्य करने वालों की याद में मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। कब? 19 अगस्त। यूनाइटेड नेशन ने इसे 2008 में मान्यता दे दी थी, लेकिन पहली बार यह 19 अगस्त को मनाया गया 2009 में। 2025 में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की थीम है 2025। वैसे 19 अगस्त को आज ही वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है ना। 2025 में माय फेवरेट फोटो इसकी थीम है 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी 19 अगस्त। सिंपल था। आगे आइए। ब्रांड फाइनेंस की मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड लिस्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? वैसे अधिकतर फुटबॉल क्लब देखिए यूरोप में ही, हाँ, तो यूरोप के यहाँ पर फुटबॉल क्लब आपको देखने को मिलेंगे। ब्रांड फाइनेंस एक कंसल्टेंसी कंपनी या रिसर्च कंपनी जैसे काम करती है। इसने मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड लिस्ट को निकाला है 2025, और इसके अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब यह है रियल मैड्रिड। आंसर बी। ये एक यूरोपियन फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड। तो ब्रांड फाइनेंस ने 2005 में शुरू की थी इस लिस्ट को निकालना। सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल ब्रांड की लिस्ट देखी जाती है, क्लब में कौन कौन शामिल है। अब टॉप रैंक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, एक स्पेन का है जिसका नाम है रियल मैड्रिड। ये पहले नंबर पर आया है। वैल्यूएशन के आधार पर मोस्ट वैल्यूएबल देखा जाता है। अगर हम स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड की वैल्यूएशन देखें ना, तो 1.92 बिलियन यूरो इसकी वैल्यूएशन है। 1.9 बिलियन यूरो यहां पर ऐसा समझिए टोटल वैल्यूएशन। रियल मैड्रिड पहले नंबर पर। सेकंड पर है एफसी बार्सिलोना 1.7 बिलियन यूरो, और थर्ड पर है मैनचेस्टर सिटी 1.4 बिलियन यूरो। ब्रांड फाइनेंस कंसल्टेंसी फर्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1996 में इसकी स्थापना की जा चुकी थी। यूके के लंदन से यह ऑपरेट होती है, हेडक्वार्टर है, और यही ब्रांड वैल्यूएशन के आधार पर फुटबॉल क्लब को रैंक करता है। और इसमें पहले नंबर पर 2025 में कौन आया है? रियल मैड्रिड। ठीक है, कहां का फुटबॉल क्लब है? तो ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट्स, इसे शुरू किया है साउथ अफ्रीका ने। देखिए साउथ अफ्रीका ने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया ना, ये G20 इनिशिएटिव है एक प्रकार का। मतलब G20 के जो मेंबर्स कंट्री है उनके मध्य में एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है साउथ अफ्रीका ने से शुरू की। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, इसे लॉन्च किया क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अफ्रीकी यूनियन है ये वो भी वर्तमान में मेंबर है G20 का। तो अफ्रीकी यूनियन में जो साउथ अफ्रीका है उसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया क्योंकि 2025 में G20 की जो अध्यक्षता है ना वो साउथ अफ्रीका के पास में। इस बार अक्टूबर नवंबर मंथ में जो G20 का सम्मेलन है वो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो अभी सारे जो प्रोग्राम्स है वो साउथ अफ्रीका में हो रहे हैं। इसी के तहत अफ्रीका वाटर इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का भी हाल ही में आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका में, और यहीं पर ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट को भी लॉन्च किया गया है। G20 का एक इनिशिएटिव। देखिए है क्या, पूरा वर्ल्ड जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की तरफ ध्यान देगा। पीने के पानी की कमी आगे आने वाले समय में पूरा वर्ल्ड फेस करेगा, क्योंकि आप सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में पीने का पानी, जो ताज़ा पानी है, फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम मात्रा में। तो ज़रूरी है कि ऐसे पानी को एक तो
बचाया जा सके और ऐसे पानी पर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। अभी से ये काम करना पड़ेगा। इसीलिए साउथ अफ्रीका ने ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट को लॉन्च किया। इंडिया में वैसे तो G20 के बड़े बड़े लीडर्स इसके मेंबर है, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी, और ग्लोबल लीडर्स को भी यहाँ पर इनवाइट किया है। ये G20 का सम्मेलन है। ओके, तो वाटर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, पूरे वर्ल्ड में जो जोखिम है पानी की कमी का, उसको पूरा करना, उसे खत्म करना, जोखिम को, पानी की कमी को पूरा करना, वाटर को ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, और इस पर चर्चा करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। ठीक है, इस काउंसिल को लॉन्च किया गया कि भैया ग्लोबल पॉलिसी में फ्रेश वाटर को भी आप हिस्सा बनाओ, नहीं तो इन फ्यूचर पीने के पानी की कमी होगी। G20 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 21 मेंबर है, 19 देश है, इंडिया भी मेंबर है, इसके अलावा एक यूरोपीय यूनियन और एक अफ्रीकी यूनियन इसका मेंबर है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। इसका जो फर्स्ट समिट है ये 2008 में हुई थी वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। लास्ट समिट 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में की गई, और इस साल ये आयोजित की जाएगी नवंबर मंथ में 2025 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नाम के शहर में। 2023 में G20 सम्मेलन इंडिया में हुआ था, नई दिल्ली में। आगे आइए, हाल ही में 5.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप सुलावेसी आइलैंड पर आया है। यह द्वीप किस देश में स्थित है? सुलावेसी आइलैंड ये हमको देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। अगर हम मैप पर लोकेशन देखें तो इंडोनेशिया में पर्टिकुलर यहां पर हमको देखने को मिलेगा सुलावेसी आइलैंड। ठीक है, तो इंडोनेशिया का कंट्रोल है, इंडोनेशिया का आइलैंड है। अभी यहां पर 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है इस पर्टिकुलर आइलैंड। हालांकि क्योंकि मैग्नीट्यूड कम था, तीव्रता कम थी, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। पर आइलैंड से क्वेश्चन आ सकता है, सुलावेसी आइलैंड से, तो ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है इंडोनेशिया। 17,000 से ज्यादा आइलैंड इंडोनेशिया पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। यहाँ पर इंडोनेशियन रुपया चलती है, ऑफिशियल करेंसी, और प्रबोवो सुबियांतो इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। इंडिया की रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट भी 2025। लास्ट क्वेश्चन, भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड कायम किया है। डीप सी मिशन कब शुरू किया गया था? डीप सी मिशन गहरे पानी में, समुद्र की गहराई में जाकर समुद्र का अध्ययन करना, जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं, जो मेटल्स हैं दुर्लभ है, उनकी खोज करना, समुद्र को समझना। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में अभी तक हम केवल समुद्र को 5% जानते हैं। सिर्फ हम अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अभी तक हम हमारे पृथ्वी पर समुद्र की गहराइयों को ही नहीं जानते। पता नहीं कितने मेटल, कितनी नई स्पीशीज और क्या क्या समुद्र के अंदर देखने को मिल सकता। तो इसीलिए समुद्र को इंटरनली डीप जाकर एक्सप्लोर करना जरूरी है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डीप सी मिशन को लॉन्च किया था 2021 में। इसी के तहत देखिए, क्योंकि हम डीप सी मिशन को लॉन्च कर रहे हैं, 6000 मीटर की गहराई तक हमको अपना जो मत्स्य 6000 है उसको भी भेजना है ना। तो बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें। तो 6000 मीटर तक हमको जाना है। अब उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा हमारे गोताखोरों को। इसीलिए अभी क्या हुआ है कि डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक हमारे जो गोताखोर है वो जाकर आए हैं, और ये मानव युक्त डाइव सबसे गहरी है आज तक की इंडिया की, 5002 मीटर तक, है ना। तो भारत की सबसे गहरी ह्यूमन डाइव बन गई है ये, जो हमने अटलांटिक महासागर में पूरी की है। 2 मिशन हमने लॉन्च किए थे। एक तो राजू रमेश, एक साइंटिस्ट है, ये 4025 मीटर की गहराई तक गए, और एक है जतिंदर पाल सिंह, जो कि एक रिटायर्ड नेवी कमांडर है, ये 5002 मीटर की गहराई तक गए। और दोनों ने समुद्र की गहराई में जाने के लिए फ्रांस का एक सबमर्सिबल व्हीकल यूज किया है। सबमर्सिबल व्हीकल्स आप छोटी पनडुब्बी समझिए, तो छोटी छोटी पनडुब्बी जो कि फ्रांस की है उनको यूज किया। ये जो हमने बोल सकते हैं कि जो ट्रेनिंग यहाँ पर की है, जो हमने बोल सकते हैं कि ट्रायल्स किए हैं, ये समुद्रयान मिशन के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है।
और समुद्रयान जो मिशन है हमारा वो डीप सी मिशन का ही हिस्सा है। डीप सी मिशन इनिशिएटिव है ताकि गहरे समुद्र को एक्सप्लोर किया जा सके, खोज की जा सके। तो इसके लिए हमने मिशन के तहत एक तो समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है और एक मत्स्य 6000 को हमने लॉन्च किया। ये दोनों ही हमारे गहरे पानी के मिशन है। डीप सी मिशन को 2021 में हमने लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, और इसके लिए 4077 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है इस मिशन के लिए। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये आपको देखने को मिलेगा मत्स्य 6000। ये एक प्रकार की पनडुब्बी है, इसके साथ जाएंगे गहरा पानी में 6000 मीटर की गहराई में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 को लाया गया है, बनाया गया है। उद्देश्य यही है ओशियन में कोबाल्ट, कॉपर, मैग्नीज जैसे दुर्लभ तत्व हैं उनको ढूंढा जा सके, रिसोर्सेस का पता लगाया जा सके, समुद्र को समझा जा सके, अध्ययन किया जा सके। ये डीप सी मिशन 2021 में इसे लॉन्च किया। ओके, तो यहाँ पर 19 अगस्त के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस भी कर लिए, एक एक फैक्ट को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ओके, और कुछ भी बचा है क्या? ठीक है, मत्स्य 6000 के बारे में यहाँ पर बताया गया कि 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। इसका साइज 2.1 मीटर है, इसका डायमीटर, कैपेसिटी है 3 क्रू मेंबर को ले जा सकता है मत्स्य 6000 ये। और दिसंबर 2027 तक इसके ट्रायल से शुरू कर दिए जाए और इन फ्यूचर हम समुद्र की गहराई में जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस राज्य के वर्तमान राज्यपाल के पद पर थे? तो नागालैंड के ये वर्तमान में राज्यपाल थे। फिर सिलिनेक्स एक्सरसाइज के 12th एडिशन का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है? तो इंडिया और श्रीलंका। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर रखा गया है हिमालयन किंगफिशर। चक्रवाती तूफान एरिन किस महासागर में बना? तो यह बना अटलांटिक ओशियन में। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता? तो यह हो जाती है होम बाउंड नाम की मूवी। ठीक है, भारत का 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? एस रोहित कृष्णा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के 4th एडिशन का आयोजन कहां किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तमिलनाडु हॉक सिस्टम को लॉन्च करने वाला तीसरा राज्य बना है। इस सिस्टम को किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे डेवलप किया। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? यह है अभिनव बिंद्रा। और पुस्तक गन डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे संदीप मिश्रा। डन, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो गए हमारे सारे की सारे। अब हम क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लें। देखें, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित किया गया था 1885 में। ठीक है, 1885 में। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो यह है कोलंब। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो यह है कुंचिकल वाटरफॉल, 455 मीटर ऊंचा है, कर्नाटका में। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही आए हैं, पारुल जोशी और सुमो 007। ओके, तो बिल्कुल सही आंसर आए आप सभी के। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति दी गई है? पहला क्वेश्चन। इसके बाद कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? तीनों क्वेश्चन को, शक्ति ग्रह मतलब पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।